गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तभी जब आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि आपके हर फ्रेंड तक हमारा ब्राइट पब्लिकेशन पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। हम लोग सोशल साइंस में अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन तीनों को ख़त्म कर लिया है। और आपदा प्रबंधन को, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हमने ख़त्म कर लिया है। मतलब ख़त्म करने का मतलब अध्ययन कर चुके हैं हम लोग, पूरा उसका एमसीक्यू का अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने पढ़ा था नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन किया, साथ जो जो आप संभावित है कि आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सबको संग्रहित करके यहाँ ले लिया गया है, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये कंफर्म है कि आपके क्वेश्चन में यहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसमें निसंदेह आप रहिएगा कि आपका क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ठीक है। हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। क्या? बिहार राज्य के एक गांव की कहानी। यह बिहार के एक गांव की कहानी इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर BSEB BSEB के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? BSEB के लिए, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर CBSE के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर BSEB के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के लिए। इसीलिए यहाँ अधिकतर क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है। हम लोग का पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। जैसे आप क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक लीजिएगा तो उसमें पालमपुर गांव की कहानी दिया रहता है। क्या? पालमपुर गांव की कहानी दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश साउथ का है या उत्तर प्रदेश की है। वो पालमपुर गांव की कहानी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बिहार की एक गांव की कहानी पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित किताब की जाती है उससे लिया गया है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग को पढ़ना क्या है और अर्थशास्त्र होता क्या है। और आप जान जाइए कि अर्थशास्त्र हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, जो अत्यंत रिलेटेड है। हमारे हर एक कार्य को यह प्रभावित करता है, हमारे जीवन शैली को अत्यंत प्रभावित करने वाला है अर्थशास्त्र। कर रहा है और करेगा आगे भी। आज पेट्रोल के दाम बढ़ गया है तो आपके इनकम यानी आपका जो आय है उस पर असर पड़ गया। आपका एक्सपेंडिचर घट गया, इनकम वही रहा। तो ये कहाँ से पता चलेगा? इन सब का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में ही करते हैं। ज़्यादा बातें ना करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे करते हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर थ्योरी अभी नहीं करना है, केवल MCQ क्वेश्चन करना है, जो एग्जाम में संभावित है कि आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन पूंजी है? क्या है? पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या निम्नलिखित में कौन पूंजी है? पूंजी को इंग्लिश में हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। घर के बाहर पड़ा पत्थर, किसान का हल, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, फटा हुआ वस्त्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी पूंजी है? तो किसान का हल जो है वो पूंजी है। क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट इस आधार पर कह सकते हैं कि आपने कहीं पैसा लगाया या कुछ कार्य आपने कहीं अपना कुछ पैसे का लगाया और उसका प्रॉफिट आपको हुआ, तो आपका पूंजी है। और यहाँ जो किसान का हल है, किसान ने पूंजी लगाकर हल खरीदा और उस हल से क्या करेगा? किसान उपज करेगा, यानी अन्न उगाएगा। तो क्या है? किसान का हल एक पूंजी है। तो राइट आंसर हो जाएगा B, किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, जो व्यापार में यानी जो बिजनेस में जो जोखिम लेता है, माने इन्वेस्टमेंट करते समय जोखिम लेता है कि हाँ उसके पैसे या उसका इन्वेस्टमेंट खराब भी हो सकता है, डूब भी सकता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी या संचालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, साहसी। जी, वो साहसी व्यक्ति ही होते हैं जो अपने जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने कहीं एक शेयर बाजार, यानी आपने नाम सुना होगा, मान लीजिए किसी भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, क्या टाटा का ही आपने शेयर खरीदा, तो आप शेयर खरीद रहे थे
तो उसका दाम था 2,000 रुपया। क्या 2,000 रुपया में आपने शेयर खरीदा कुछ उम्मीदों के साथ? क्या कुछ उम्मीदों के साथ? पहला चांस क्या है कि आपका शेयर का दाम मात्र 10 दिन के बाद ही 2,500 हो गया। क्या 2,500 हो गया? आपके शेयर का दाम 2,500 हो गया। मान लीजिए 10 शेयर खरीदे होंगे तो सोच लीजिएगा 2,000 से 10 का इंटू कर दीजिएगा। एक शेयर का दाम मान लीजिए 2,000 है। आपने 10 शेयर खरीदा और एक या 10 दिन बाद, मान लीजिए 10 या 20 दिन बाद क्या हो गया कि उसका कीमत एक शेयर का 2,500 हो गया। तो क्या आप, अगर आप चाहिए, आपको चाहिए तो आप अपना सारा शेयर बेचकर क्या कीजिए, सारा शेयर बेच दीजिएगा। तो आप अपना जो इन्वेस्ट किए थे उसको घटा लीजिएगा तो आपको 5,000 रुपया मात्र 10 दिन में ही मुनाफा हो गया। 5,000 रुपया का मुनाफा आपको मात्र 10 दिन में हो गया, घर बैठे बैठे। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया टाटा के शेयर में, वहीं आपने टाटा का शेयर ही खरीदा 2,000 रुपये में खरीदा, और 2,000 रुपये में खरीदा, और क्या होता है कि 10 दिन बाद उसका शेयर का दाम 1,500 रुपये हो जाता है। क्या 10 दिन बाद टाटा के शेयर का दाम 1,500 रुपये हो जाता है, और आपने 10 शेयर खरीदा था, तो इसको क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद घटाइए तो आपको पता चलेगा कि आपका 5,000 का लॉस हो चुका है। क्या आपका 5,000 का नुकसान हो चुका है। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो साहसिक या बोल्ड कदम उठाता है इन्वेस्टमेंट में, उसी को साहसी कहते हैं। क्या उसी को साहसी कहते हैं जो व्यक्ति जोखिम का वहन करता है। मैंने आपको शेयर बाजार से बताया कि किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे और उसका क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। आपको फायदा भी दे सकता है, बहुत सीमित समय में आपको फायदा दे सकता है, और आपको नुकसान भी करा सकता है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आती है? नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसे के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये श्रम के अंतर्गत आती है। नौकर द्वारा बच्चे की सेवा, ये भी श्रम है। पैसे के लिए फुटबॉल खेलना, जैसे जो भी व्यक्ति क्रिकेट, फुटबॉल या एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, वो किसके लिए करते हैं? सब तो पैसे के लिए सब कोई करता है। वकील भी जो कार्य करता है वो भी पैसे के लिए करता है। तो क्या होगा, ये श्रम के अंतर्गत ही आता है। क्या ये श्रम के अंतर्गत ही आता है। पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में कौन से हैं? मशीन, हल, ट्रैक्टर, या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। आप जानते ही होंगे कि पूंजीवत, किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमको पूंजी लगानी पड़ती है, यानी पैसे देने पड़ते हैं, यानी पूंजी लगानी पड़ती है। तो मशीन को भी खरीदना, उसके लिए हमको पूंजी देनी पड़ेगी, यानी कुछ उसका जो मूल्य है उसका वहन करना पड़ेगा। साथ ही हल हल जो किसान लेते हैं उसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है। जितना भी उसका कीमत होता है उसको उनका वहन करना पड़ता है। और ट्रैक्टर ट्रैक्टर जो आप आम जिंदगी में भी देखते होंगे, आम जिंदगी के सबके पास, अधिकतर आदमी के पास है। तो ट्रैक्टर को भी खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम वहन करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी पूंजीगत वस्तुएं हैं। क्या है, सभी पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि चल पूंजी निम्नलिखित में कौन है? आप जानते हो जो हमारे पास कैपिटल होता है या मनी होता है, जो हमारा ये रहता है इन्वेस्ट, जो हमारा धन होता है, वो दो तरह का होता है, चर और अचर। चल और अचल धन होता है। तो उसमें से किसको चल धन कहते हैं और किसको अचल धन कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन से? बीज, कोयला, कच्चे माल, या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या सभी को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, हम इसको लेके पटना जाना चाहते हैं, या पटना से हम रांची ले जाना चाहते हैं, तो उसको ले जा सकते हैं इसीलिए, और ले जाके वहाँ उसको बेच सकते हैं। तो ये क्या हमारा है, चल पूंजी है। क्या है, चल पूंजी है। अचल पूंजी किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है पटना में, और उसको हम लेकर कहीं नहीं जा सकते। क्या उसको लेकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं? मेरे पास एक कारखाना है, तो उसको लेकर हम कहीं जा सकते हैं? जी नहीं ले जा सकते, इसीलिए वह अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति है वो, अचल संपत्ति है या अचल पूंजी है। क्या अचल पूंजी है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। राइट आंसर डी, सभी। छठा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में कौन सा है? उत्पादन पूंजी मशीन, औजार, हल या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। उत्पादन पूंजी, जिस चीज में हमने पूंजी लगाया, अगर वो वस्तु हमें उत्पादन देती है यानी लाभ पहुंचाती है, उसी को उत्पादन पूंजी कहते हैं। तो मशीन, मान लीजिए कि हमने किसी इक्विपमेंट यानी मशीन को लिया है, तो कुछ पर्पज से लिया होगा, उसका कुछ उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को वो फुलफिल कर रहा होगा, तो वो क्या है? उत्पादन पूंजी है। तो मशीन से हम लोग तरह तरह के, जिस टाइप का मशीन होगा उस तरह का उसका यूज़ होता होगा। औजार, किस तरह का औजार है, उससे भी कुछ ना कुछ कार्य लिया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये स्मार्ट बोर्ड ही है, तो ये भी एक तरह का औजार है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। हल, किसान के पास जो हल है वो उसका इस्तेमाल कृषि के लिए करता है, यानी ये भी क्या है? उत्पादक पूंजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। उत्पादक के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादक के प्रमुख साधन कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है? 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने, लैंड, लेबर को, ये 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। 8वां नंबर प्रश्न है कि उत्पाद का अर्थ है नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता का सृजन। उत्पादन उसी को कहेंगे। क्या उत्पादन उसी को कहेंगे? मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, क्या हमारी कारखाना या हमारी जो फैक्ट्री है, मान लीजिए कि उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसका कोई यूज ही नहीं है, तो क्या वो उत्पादन है? वो नहीं, वो उत्पादन नहीं हो जाएगी, वो बेकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता का सृजन। मान लीजिए कि मैंने किसी बनाया और उसका यूज है मार्केट में, तो वो हमारे लिए क्या है? उपयोगिता का सृजन यानी उत्पाद है। और जो वस्तु का, मान लीजिए कुछ बनाया मैंने, उसका कोई ये यूज ही नहीं है। 9वां नंबर प्रश्न है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है श्रम, संगठन, साहसी, भूमि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। निष्क्रिय साधन है क्या? भूमि इसका निष्क्रिय साधन है उत्पादन के लिए। पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में कौन से हैं? पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में कौन से हैं? इस क्वेश्चन को लग रहा है कि सेकंड टाइम रिपीट किया गया है, तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि पूंजीगत वस्तु किसको बोलते हैं? जिसका इन्वेस्टमेंट हम लोग जब हम लोग पूंजी का इस्तेमाल करके किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं? किसी वस्तु को खरीदते हैं हम लोग, और उस वस्तु से उत्पादन की जाती है, उसी को पूंजीगत वस्तु कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। हल, ट्रैक्टर, मशीन, ये सब ही क्या है? पूंजीगत वस्तु है। 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? वो भूमि की विशेषता कौन सी है? वो नाशवन है, वो मनुष्य निर्माता है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि उसमें गतिशीलता का अभाव है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि आपकी जो लैंड है या जो भूमि है आपके गांव में, वो मूव नहीं करती, यानी गति नहीं करती है। वो जहां पर आज से 200 साल पहले थी, अभी भी क्या है? वहीं पर है। 12वां नंबर प्रश्न है हमारा कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है प्राकृतिक प्रदत्ता सभी निशुल्क वस्तु, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, या केवल खनिज संपदा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्राकृतिक, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्राकृतिक प्रदत्ता सभी निशुल्क वस्तु है। जो प्रकृति से जो भी हमारे वस्तु मिलती है, जो निशुल्क होती है, प्रकृति से हम जानते हैं कि हम लोग निशुल्क ही मिलती है, तो क्या होती है? वो अर्थशास्त्र में भूमि से तात्पर्य रखती है। अर्थशास्त्र में भूमि से तात्पर्य रखती है, जरूरी नहीं है कि भूमि ही है। मान लीजिए कहीं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की लकड़ियाँ
लकड़ियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी क्या होगा, अर्थशास्त्र में उससे निःशुल्क है तो वह भूमि के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन है 13वां कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, बढ़ई, भिखारी, ठग, शराबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा उत्पादक, उत्पादक से आप क्या समझते हैं, उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला। तो क्या भिखारी उत्पादन करता है, जी नहीं, वह आपके द्वारा उत्पादित वस्तु को मांगता है। क्या भिखारी द्वारा कोई उत्पादन नहीं किया जाता है, मैंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भिखारी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। भिखारी हमारे देश के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करता है, उसका उत्पादन जीरो है। ठग, ठग मान लीजिए कि कोई है, किसी व्यक्ति का 5 लाख ठग लिया, तो क्या उसने कमाया है, नहीं, वो क्या किया है कि दूसरे द्वारा जो अर्जित था 5 लाख रुपया, उसको उसने ठग कर अपने पास कर लिया है। तो उसने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। क्या उसने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। शराबी भी कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। क्या शराबी भी कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बढ़ई। बढ़ई है जो क्या करता है, उत्पादन करता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, और वो क्या करता है, इनकम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ई, जो उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। क्या इंग्लिश में बोलेंगे इसको, प्रोड्यूसर। 14वां नंबर है कि भूमि उत्पादन का साधन है सक्रिय, निष्क्रिय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमि उत्पादन का साधन निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय साधन है। पंद्रहवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि नाशवन है, वह मनुष्य निर्माता है, इस उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसमें गतिशीलता का अभाव है। क्या भूमि में क्या है, गतिशीलता का अभाव है। गतिशीलता का क्या है, अभाव है भूमि में। भूमि आपकी मूव नहीं करती है। ये लग रहा दूसरी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो देख लीजिएगा, काफी आसान था आपके लिए। उत्पादन का साधन है वितरण, उपभोग, श्रम, विनिमय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम। जो हमारा प्रोडक्शन है, लैंड लेबर और इनकम, और दो और फैक्टर है उन पर डिपेंड करता है। तो उसमें से क्या, श्रम यानी लेबर, जिसपे हमारा उत्पादन डिपेंड रहता है। अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर आपके पास प्रोडक्शन करना है तो आपको पांचों चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ये 5 चीज़ें नहीं हैं तो आप उत्पादन नहीं कर सकते, यानी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए आपको श्रम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन उत्पादक का साधन नहीं है। संगठन, उद्गम, पूंजी, उपभोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, उद्गम, पूंजी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपभोग। उपभोग का हमारे प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है। क्या कोई योगदान नहीं है हमारे उपभोग का प्रोडक्शन में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था चल और अचल पूंजी क्या होती है। चल पूंजी किसको बोलते हैं, अचल पूंजी किसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ कारखाने का भवन, कोयला, पेट्रोल या कच्चा माल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अचल, जो चल ना सके, जो चल ना सके, अचल, नो, नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल। तो इसमें कारखाने का जो भवन है वो चल नहीं सकता है, उसको आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा, कारखाने का भवन। चलिए हम लोग देखते हैं
19वां नंबर प्रश्न कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। 1955 से 1956 के बीच में, 1966 से 1967 के बीच में, 1975 से 1976 के बीच में, 1986 से 1987 के बीच में। आप जानते होंगे कि नवीन कृषि पद्धति क्या है। नवीन कृषि पद्धति जब हमारे देश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कब 1960 के बीच में हमारे देश में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। यानी हरित क्रांति आया, जिसके पिता कहा जाता है जो ग्रीन स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और हरित क्रांति इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था। कब? इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के शासनकाल में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था। तो यह इंदिरा गांधी का शासनकाल जिसको याद होगा वो इसका आंसर दे देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 से 1967 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया था, यानी हरित क्रांति भारत में आया था। जो क्या थी, एक नई पद्धति थी। उसमें क्या हो जाता था कि HYV सीड्स का यूज होता था। HYV सीड्स का यूज होता था। सीड मनी अरे बीज का यूज होता था। वो भी किस तरह का, HYV हाई एल्ड वेराइटी का बीज का यूज होता था। तरह तरह के फर्टिलाइजर यूज होने लगे, जैसे NKP का आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस फर्टिलाइजर है। NKP का फर्टिलाइजर का यूज होने लगा। इरिगेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज होने लगा, डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट्स का यूज होने लगा। वही ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो ये कब आया था, तो 1966 से 1967 के बीच में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में किस राज्य में हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब एवं हरियाणा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंजाब एवं हरियाणा के किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को हुआ। इसके पीछे बहुत सारी कारणें हैं कि बिहार और बंगाल यानी अन्य भारत के जो भाग थे, वहाँ के किसानों को उतना लाभ नहीं हुआ जितना पंजाब और हरियाणा के किसानों को हुआ। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सरकार उसी स्थान को चुन सकती थी, क्योंकि जहाँ के किसानों के पास कुछ पैसे हो कि जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन को बिहार में लॉन्च किया जाता तो बिहार के किसानों के पास इतना पैसे नहीं थे कि वो नए नए इक्विपमेंट्स खरीद सके। क्या नए नए इक्विपमेंट्स खरीद सके, तो इसलिए यह जो ग्रीन रेवोल्यूशन था बिहार में लागू किया जाता या चालू किया जाता तो बुरी तरह फेल हो जाता। इसीलिए हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया गया था, ताकि वहाँ के किसानों के पास कुछ संपत्ति थी जिसका वो लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। मान लीजिए उनको ट्रैक्टर लेना हो तो वो आसानी से ट्रैक्टर ले सकते थे, लेकिन बिहार के किसानों के पास इतना संपत्ति ही नहीं था कि वो ट्रैक्टर ले सके। या डिफरेंट HYV सीड्स का दाम ज़्यादा होता था, तो HYV सीड्स खरीदने में भी असमर्थ है यहाँ के किसान। और वहाँ के किसानों के पास अच्छी खासी रकम थी। वहाँ के किसानों के पास अभी भी बहुत, वहाँ के किसानों की तुलना बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या अन्य भारत के किसानों की तुलना से नहीं कीजिएगा। वहाँ के किसान बहुत नहीं तो अच्छे लेवल पे हैं, मतलब उनका जीवन यापन अच्छा है कंपेयर टू अदर किसान। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों की आय अन्य भारत के किसानों की आय से बहुत ज़्यादा है। 21वां नंबर प्रश्न है कि भूमि के अंतर्गत आय है हल, कारखाना, जंगल, कुदाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल। भूमि का मतलब लैंड नहीं होता। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब लैंड नहीं होता है। भूमि का मतलब होता है कि नेचर द्वारा लिया गया निःशुल्क वस्तु, वो कुछ भी हो सकती है, उसी को लैंड कहेंगे। जंगल, पेड़ पौधे, पानी, नदी, ये सब क्या है, लैंड के अंदर में ही आएंगे। क्या लैंड के अंदर में आएंगे। नेचुरल जो है, नेचर के द्वारा जो हमारे पास दिए जाते हैं, जो भी वस्तु हमारे पास नेचर के द्वारा दी जाती है, जिसका जो निःशुल्क है, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो नेचर के द्वारा दिया जाता है, हमें जो दिया जाता है, जैसे जंगल, पेड़, नदी, पहाड़, पठार, ये सब क्या है, भूमि के अंतर्गत आती हैं। भूमि का मतलब आप लैंड नहीं समझिएगा। भूमि का मतलब वो खेत खलिहान मत समझिएगा। भूमि का मतलब क्या होता है कि नेचर द्वारा दिया गया निःशुल्क इक्विपमेंट, निःशुल्क वस्तु को ही भूमि के अंदर लिया जाता है अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर सी यहाँ जंगल हो जाएगा।
चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है मजदूर द्वारा हल चलाना, औरत द्वारा रोपनी करना, वकील द्वारा कचहरी में बहस करना, श्रमिक द्वारा मशीन चलाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वकील द्वारा कचहरी में बहस करना क्या है, एक मानसिक श्रम है। क्या है? मानसिक श्रम है। वो मानसिक श्रम करते हैं वकील, जो कोर्ट में हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो वहां पर मानसिक श्रम करते हैं वकील बहस करने में। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है श्रम को, मशीनों को, मकानों को, मुद्रा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा को। मुद्रा क्या है? कार्यशील पूंजी है। क्या है? कार्यशील पूंजी है मुद्रा। करेंसी, जो हमारा करेंसी है, वो कार्यशील पूंजी होता है। चलिए 24 नंबर हम देखते हैं कि गोपाल गांव की कार्यशील जनसंख्या में संख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोपाल गांव के, ये तो हमको नहीं पता कि गोपाल गांव बिहार के किस जिले में है और कहाँ पड़ता है, ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये बता सकते हैं जो आप एनसीईआरटी का जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसको अगर पढ़िएगा, उसका थ्योरी को, तो वहाँ लिखा गया है 75%। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है? भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। खनिज संपदा भी भूमि का ही पार्ट है, जंगल भी भूमि का ही पार्ट है, या भूमि की ऊपरी सतह भी क्या है? भूमि का ही पार्ट है। जो अर्थशास्त्र में जो भूमि शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सबके लिए किया जाता है। नेचर द्वारा निःशुल्क वस्तु जो हम लोग यूज करते हैं उसको भूमि के अंतर्गत लिया जाता है। देखिए 26वां नंबर प्रश्न को, उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम। जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबर। क्या? लेबर अत्यंत आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर बी लेबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद, बीज। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद और बीज। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी है ये कार्यशील पूंजी है, खाद और बीज। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? क्या? चल पूंजी है। चल पूंजी मतलब जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ऐसा संपत्ति। तो हल और बैल, ट्रैक्टर, खाद और बीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें चल पूंजी, तो यहाँ पर उत्तर थोड़ा गलती कर दिया, इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी। क्या? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स के सिद्धांत किससे संबंधित है? उद्यम से, जनसंख्या से, पूंजी से, या श्रम बल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या से। पॉपुलेशन से रिलेटेड है मार्क्स की सिद्धांत। मार्क्स का जो थ्योरी है वो जनसंख्या से रिलेटेड है। क्या? जनसंख्या से रिलेटेड है। उत्पादन का साधन है वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रम उत्पादन का साधन है। उत्पादन के लिए श्रम आपको अत्यंत आवश्यक है। आपको उत्पादन करना है तो श्रम को, यानी लेबर को रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पास उत्पादन नहीं कर पाइएगा आप, यानी प्रोडक्शन नहीं कर पाइएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। इसका राइट आंसर डी उपभोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उपभोग। निम्नलिखित में कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार के लाए जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो केवल ऑप्शन को उलट पलट दिया है,
इस क्वेश्चन को हमने पहले डील किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसान का हल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पूंजी है। किसका? किसान का जो हल है। इसका व्याख्या भी हमने किया था कि क्यों है किसान का हल। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान का हल। यह भी क्वेश्चन हमको लग रहा है कि क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को भी हमने देखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देके हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी एंड संचालक मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साहसी। साहसी है इसका राइट आंसर। चलिए 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन और आनंद के लिए संगीत का अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा अध्यापन। क्या आता है? ये श्रम के अंतर्गत आता है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है शिक्षक द्वारा। राइट आंसर सी, शिक्षक द्वारा अध्यापन हो जाएगा।